स्टूडेंट्स, ये आपकी बीए सेकेंड ईयर की क्लास है। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। इससे पहले हम एक चैप्टर यानी कि ब्रिटेन कंप्लीट कर चुके हैं और आज ये आपका नया चैप्टर है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देखिए, राजधानी है इसकी वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका के जो पहले राष्ट्रपति थे जॉर्ज वॉशिंगटन, उनके नाम पे इस राजधानी का नाम है। भाषा जैसे कि आप जानते ही हैं यहाँ पे अंग्रेजी। मुद्रा जो है वो अमेरिकी डॉलर। अमेरिका का जो राष्ट्रीय दिवस है या स्वतंत्रता दिवस है वो है 4 जुलाई। और महाद्वीप, तो इससे आप अवेयर होंगे कि उत्तरी अमेरिका में है। देखिए, 1492 1492 में जो क्रिस्टोफर कोलंबस थे, इटली के रहने वाले थे, उन्होंने अमेरिका की खोज की थी। और स्वतंत्र अमेरिका जो है, इसके पहले राष्ट्रपति जो हैं वो है जॉर्ज वॉशिंगटन। कब बने थे ये? 1789 में। अब आगे हम बात करते हैं अमेरिकी संविधान की कुछ विशेषताओं की तरफ। सैलेंट फीचर्स ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हम बात करते हैं अमेरिका का जो संविधान है वो है लिखित और निर्मित संविधान, रिटन एंड एनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए, अमेरिका का जो संविधान है 1787 में उसको निर्मित किया गया था और 1789 यानी कि 1789 में उसको लागू किया गया। हमने ब्रिटिश संविधान के बारे में पढ़ा। क्या आप इसको कंपेयर कर सकते हैं ब्रिटिश संविधान से? थोड़ा सा सोचिए। आगे हम बात करते हैं कि देखिए, अमेरिकी संविधान जो है वो क्या है? निर्मित है, लिखित है। और लॉर्ड ब्राइस जो हैं, एक मशहूर विचारक हैं, उन्होंने अमेरिका के संविधान के लिए एक बात कही है कि यह विश्व के जो लिखित संविधान है उनमें सर्वोच्च है, सुप्रीम है। और वर्तमान में भी इसका विकास हो रहा है न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा, या कोई एक्ट्स ऐसे पास किए जाते हैं कांग्रेस के द्वारा, विभिन्न प्रकार के संशोधनों के द्वारा। आगे हम इसकी नेक्स्ट विशेषता की तरफ बात करते हैं, सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान यानी कि द शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, अमेरिका का जो संविधान है वो विश्व के अन्य देशों की तुलना में कितना संक्षिप्त है। इसमें केवल और केवल 7 अनुच्छेद हैं, 7 आर्टिकल्स। आगे हम बात करते हैं इस संविधान की सर्वोच्चता यानी कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिका का जो संविधान है वो क्या है? देश का सर्वोच्च कानून। अभी हमने बात की कि जो अमेरिका का संविधान है उसमें कितने आर्टिकल्स हैं? 7। तो उसमें से जो एक आर्टिकल है अनुच्छेद 6, उसमें बात कही गई है। उसमें कहा गया है कि संविधान और उसके अनुसार बनाए गए संयुक्त राज्य के कानून और संयुक्त राज्य की सत्ता के अधीन की गई या की जाने वाली सभी संधियां देश का सर्वोच्च कानून होंगी और प्रत्येक राज्य के न्यायाधीश उनको मानने के लिए बाध्य हैं, चाहे वे किसी राज्य संविधान या उसके कानून के विपरीत ही क्यों ना हो। तो इस प्रकार से संविधान जो है अमेरिका का वो देश का सर्वोच्च कानून है, यानी कि कांग्रेस के द्वारा या राज्य विधानसभाओं के द्वारा बनाए गए जो सारे कानून हैं वो इसके अधीन है। अभी हमने यहाँ पे एक टर्म सुनी, कांग्रेस। कांग्रेस से मतलब आप यहाँ किसी पार्टी से अर्थ मत लीजिए, कांग्रेस यहाँ की व्यवस्थापिका का नाम है। अब आगे हम विशेषता की बात करते हैं, तो वो है कठोर संविधान, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। विश्व में देखिए सबसे कठोर संविधान है। सामान्य जो कानून होते हैं वो सरलता से निर्मित कर सकती है अमेरिकी कांग्रेस, लेकिन संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो बहुत जटिल है। अब देखिए, यहाँ पे संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ना, जो विधियाँ हैं, वो 2 प्रकार की हैं। हम इनको थोड़ा
इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं कि जो दोनों प्रक्रिया है वो किस प्रकार से है। देखिए, जो पहली विधि है, संविधान संशोधन की जो पहली विधि है, उसके अंतर्गत क्या किया जाता है। सबसे पहले तो क्या होगा, देखो, संविधान संशोधन जब भी किया जाएगा तो उसके लिए क्या किया जाएगा, एक प्रस्ताव लाया जाएगा। तो जो संविधान संशोधन का प्रस्ताव होगा उसको, अभी मैंने क्या कहा कि जो कांग्रेस है वो क्या है, वहाँ की व्यवस्थापिका, ठीक है। और वहाँ की जो व्यवस्थापिका है यानी कि कांग्रेस है, उसके कितने सदन है, 2 सदन है, निम्न उच्च। तो ये जो कांग्रेस के दोनों सदन हैं, इस प्रस्ताव को क्या करेंगे, 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत के द्वारा इसको क्या करेंगे, पारित करेंगे। उसके बाद इसको 3/4 राज्यों को जो विधानमंडल है उसका समर्थन प्राप्त होना चाहिए, तब जाके संशोधन हो पाएगा। ये तो हो गई पहली विधि। अब हम चर्चा करते हैं दूसरी विधि की। दूसरी विधि क्या कहती है, दूसरा तरीका क्या कहता है संविधान संशोधन का। यहाँ पे देखिए, राज्यों से स्टार्ट होगा। कैसे कि जो 2/3 राज्य हैं, 2/3 राज्यों के विधानमंडल, वो कांग्रेस से ये रिक्वेस्ट करेंगे, प्रार्थना करेंगे संविधान संशोधन की। फिर जब ऐसा होगा तो कांग्रेस क्या करेगी, एक अधिवेशन बुलाएगी, ठीक है, और उस अधिवेशन में बुला करके उस प्रस्ताव को पारित करेगी। अब कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित कर दिया, उसके बाद में वो फिर से क्या है, राज्यों के पास जाएगा। फिर वो प्रस्ताव जो है वो 3/4 राज्य यानी कि 3/4 राज्य जो हैं उनके विधानमंडलों के द्वारा वो स्वीकृत होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये 2 तरीके हैं, संविधान संशोधन की 2 विधियां हैं। और जो दूसरी विधि है वो बहुत ज़्यादा जटिल है। अब आगे हम बात करते हैं कि इसकी संविधान की नेक्स्ट विशेषता की तरफ, तो वो है गणतंत्र की स्थापना। देखिए, गणतंत्र की स्थापना के अंतर्गत क्या समझते हैं आप। संघ स्तर, प्रांतीय स्तर, दोनों स्तरों पे क्या है, यहाँ पे गणतंत्र की स्थापना की गई है। चाहे हम ये कहें कि जो राष्ट्रपति है वो भी क्या है, कोई वंशानुगत पद नहीं है, वो क्या है, एक निर्वाचित पद है। एक निर्वाचक मंडल होता है, उसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है। राष्ट्रपति को जो निर्वाचित करने की जो प्रोसेस है वो हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम इतना जान लेते हैं कि राष्ट्रपति का जो पद है वो क्या है, एक निर्वाचित पद होता है। और इसी प्रकार से राज्यों में गवर्नर होते हैं, तो वो भी क्या है, एक निर्वाचित पद है। तो ये गणतंत्र की स्थापना है दोनों स्तरों पर। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट विशेषता की तरफ, तो वो है संघीय व्यवस्था यानी कि फेडरल सिस्टम। अब देखिए, जो संघीय शासन व्यवस्था होती है उसके अंतर्गत क्या होता है कि केंद्र स्तर और राज्य स्तर दोनों स्तरों पे क्या होती है, अलग अलग सरकारें होती हैं। शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन होता है। देखिए, ये जो क्वेश्चंस, ये जो हम विशेषताएं पढ़ रहे हैं, ये आपके 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन कि संघीय व्यवस्था क्या होती है, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है, ठीक है। या आगे हम जो पढ़ेंगे शक्तियों का पृथक्करण, अवरोध और संतुलन, ये सब क्या है। तो ये 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। और इसे एक बड़े क्वेश्चन की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है कि अमेरिकी के संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताइए। तो जो संघीय शासन व्यवस्था उसकी हम चर्चा कर रहे थे। तो दोनों स्तरों पे क्या होती है, अलग अलग सरकारें होती है, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है, संविधान की सर्वोच्चता होती है। तो ये कुछ संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं होती हैं। आगे हम बात करते हैं अगली विशेषता की तरफ, वो है शक्तियों का पृथक्करण यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर्स। देखिए, सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है अमेरिका के संविधान में किसी भी अनुच्छेद में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि इस अनुच्छेद में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के बारे में वर्णन है।
तो अब देखिए शासन जो होता है उसके कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। व्यवस्थापिका होती है, कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका होती है। ठीक है। तो शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन, यानी क्या होगा? शासन के जो अंग होंगे वो पूर्णतः पृथक होंगे। अब देखिए हमने बात की कि जो अमेरिका का संविधान है उसमें 7 अनुच्छेद हैं। उस अनुच्छेद में जो अनुच्छेद 1, 2, 3 है वो क्या क्या उनमें बात कही गई है। जो अनुच्छेद 1 है, अभी हमने बात की शासन के 3 अंगों की, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो जो अनुच्छेद 1 है वो व्यवस्थापिका के बारे में बात करता है। वो क्या कहता है कि जो कानून निर्माण की समस्त शक्तियाँ हैं वो किस में निहित होंगी? कांग्रेस में निहित होंगी, वहाँ की व्यवस्थापिका में। उसका नाम है कांग्रेस। अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि जो कार्यपालिका शक्ति है वो किसको देता है? वो राष्ट्रपति को। 2 अंग हो गए। और तीसरा क्या है? न्यायपालिका। तो अनुच्छेद 3 में प्रावधान किया गया है कि जो न्यायिक शक्तियां हैं वो किस में होंगी? सर्वोच्च न्यायालय में। उसके जो नीचे यानी कि सबऑर्डिनेट जो न्यायालय है उनमें होगी। क्योंकि देखो, अगर शासन की सारी शक्तियों का अगर हम केंद्रीकरण कर दें, यानी कि एक ही जगह पे केंद्रित कर दें, तो उससे क्या होगा? निरंकुशता आएगी। और निरंकुशता आने से सबसे ज़्यादा खतरा किसको होता है? नागरिकों की स्वतंत्रता को। तो इस कंडीशन से बचने के लिए ये प्रावधान किया गया है। शक्तियों का जो पृथक्करण है ये आप एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर इसे नोट कर लें। आगे हम बात करते हैं अगली विशेषता की तरफ, जो कि है अवरोध और संतुलन। तो अभी हमने बात की जो शासन के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनको स्वतंत्र रखा गया है, परस्पर स्वतंत्र रखा गया है, लेकिन आपस में नियंत्रित भी किया गया है। ठीक है। अब ये नियंत्रित किस प्रकार से किया गया है इसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि अगर कोई भी एक अंग है, चाहे वो हम कार्यपालिका की बात करें, व्यवस्थापिका की बात करें, न्यायपालिका की बात करें, अगर उसको हम पूर्ण स्वतंत्रता दे देंगे या उसको हम ये जो उसकी जिम्मेदारी होती है, जो जवाबदेता होती है, उससे उसको हम फ्री कर देंगे, तो उससे क्या होगा? निरंकुशता बढ़ेगी। तो कंट्रोल तो होना ही चाहिए, स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, लेकिन साथ में क्या होना चाहिए? कंट्रोल भी होना चाहिए। तो इसलिए ये अवरोध और संतुलन का जो सिद्धांत है वो लाया गया है। तो इससे क्या होगी? एक तो नागरिकों की जो स्वतंत्रता है उसकी रक्षा हो पाएगी, दूसरा शक्तियों का दुरुपयोग रोका जा सकेगा। तो देखिए, जो संविधान निर्माता उनकी कितनी बड़ी सोच थी। तो आगे हम बात करते हैं कि किस प्रकार से शक्तियों का ये अवरोध और संतुलन जो है वो किस प्रकार से लागू किया गया अमेरिका में। देखिए, जैसे अभी हमने बात की, जो व्यवस्थापिका है कांग्रेस, उसके पास में क्या है? विधायी शक्ति है, कानून बनाने की शक्ति है। लेकिन कांग्रेस ने जो कानून बनाए हैं उसको राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूरी है। ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये एक तरीके से नियंत्रण हो गया। इसी प्रकार से, ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही है, इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए कार्यपालिका शक्ति अपने किसके पास होती है? कार्यपालिका जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति के पास है। लेकिन मान लो कि राष्ट्रपति को कोई महत्वपूर्ण नियुक्ति करनी है या किसी देश के साथ में कोई संधि करनी है, तो उसको सीनेट के अनुसमर्थन की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे भी ये नियंत्रण हो गया। यानी राष्ट्रपति जो है, मान लो कि युद्ध की घोषणा कर देता है, लेकिन इस घोषणा की जो पुष्टि होगी वो कौन करेगा? कांग्रेस करेगी। राष्ट्रपति ने मान लो कि संधि की है या उच्च पद पर कोई नियुक्ति की है, तो उसको सीनेट के जो समर्थन होता है वो मिलना जरूरी होता है। इस प्रकार से क्या हुआ? इसने नियंत्रण का काम किया। ऐसे ही हम बात करें कि न्यायपालिका की तरफ, तो ठीक है, सारी जो न्यायिक शक्ति है वो किसके पास होगी? सर्वोच्च न्यायालय के पास। लेकिन न्यायाधीशों की अगर हम नियुक्ति की बात करें तो उस पर किसका नियंत्रण है? कांग्रेस का नियंत्रण है। कार्यपालिका यानी कि राष्ट्रपति का नियंत्रण है। जैसे मान लो न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है तो राष्ट्रपति करेगा, लेकिन सीनेट के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। इसी प्रकार से जो वहाँ की व्यवस्थापिका है वो न्यायाधीशों के वेतन को या न्यायालय के जो खर्चे होते हैं उनको निर्धारित कर सकती है।
बात समझ में आई? ये एक प्रकार से क्या था, तीनों अंग क्या एक दूसरे से स्वतंत्र थे? नहीं, आपस में क्या थे, एक दूसरे से नियंत्रित। इसी से क्या होता है, शासन व्यवस्था जो है वो प्रभावी बन पाएगी, उत्तरदायी बन पाएगी। तो ये थी बात अवरोध और संतुलन की। आगे हम बढ़ते हैं इसकी अगली विशेषता की तरफ, जो कि है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। देखिए, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, अभी हमने एक चैप्टर पढ़ा था ब्रिटेन, जिसमें क्या थी, संसदीय शासन व्यवस्था। अब हम पढ़ रहे हैं अमेरिका, जिसमें क्या है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। तो जब हमने पढ़ा था संसदीय शासन प्रणाली में, तो आपको याद हो तो हमने चर्चा की थी, वहाँ क्या होती है, दोहरी कार्यपालिका। एक होती है नाम मात्र की और एक होती है वास्तविक। तो ये दोहरी कार्यपालिका जो होती है संसदीय शासन प्रणाली में कार्य करती है, और अध्यक्षीय शासन प्रणाली इसमें क्या होगी, एकल कार्यपालिका। तो अमेरिका जो है उसमें कार्यपालिका शक्ति किसको प्रदान की गई है, राष्ट्रपति को। तो देखिए, ये जो शासन व्यवस्था होती है इसमें क्या होता है कि कार्यपालिका जो है वो व्यवस्थापिका से पृथक होती है, स्वतंत्र होती है। जो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं ये व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते हैं, और ना ही उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी कि जो राष्ट्रपति के जो सहयोगी होंगे, जो भी जितने भी मंत्री होंगे, तो विधायिका के सदस्य नहीं होते हैं, और वे किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, केवल और केवल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे। तो ये थी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की बात, जिसमें से आपके संघीय व्यवस्था, शक्तियों का पृथक्करण, अवरोध और संतुलन और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, ये आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आज जो हमने पढ़ा वो है अमेरिकी संविधान की विशेषताएं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।